हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विप्लश इंजरी के बारे में। तो विप्लश इंजरी होती क्या है? तो विप्लश जो इंजरी होती है वो नेक की इंजरी होती है। सडन एक्सेलरेशन या फिर डीएक्सेलरेशन और फोर्स के कारण ये नेक में होती है। इसमें क्या होता है, जो नेक होता है या तो हाइपर फ्लेक्शन में चला जाता है या फिर हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? सडनली हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, फिर हाइपर फ्लेक्शन में जा रहा है। ये सबसे पहला कारण हो सकता है कार एक्सीडेंट। ठीक है, सडन ब्रेक लगना। ठीक है, देन उसके बाद हो सकता है स्पोर्ट्स इंजरी। देन उसके बाद हो सकता है हमारा कहीं से गिर गए, फॉल, सडन फॉल। देन उसके बाद फिजिकल असॉल्ट। ये कुछ कारण होते हैं विप्लश इंजरी के। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की हम बात करें तो हमने बताया या तो सडनली एक्सेसिव या फिर हाइपर फ्लेक्शन होगा या फिर हाइपर एक्सटेंशन होगा। ये दो ही कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब इनिशियल जो इम्पैक्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारे जो सर्वाइकल के मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, इनमें क्या आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, दैट्स रीज़न कि हमारे पेशेंट जो होता है उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम आने लगती है और इसी को हम बोलते हैं विप्लश इंजरी। ठीक है। यदि किसी को विप्लश इंजरी हो जाती है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसा सबसे पहले बताया मैंने, मसल्स। ठीक है, मसल्स हो सकती है जैसे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, ट्रापेजियस मसल्स हैं, ठीक है, डीप सर्वाइकल फ्लेक्सस मसल्स हैं, ये इन्वॉल्व हो सकती हैं। लिगामेंट की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटर स्पाइनस लिगामेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जॉइंट की बात करें तो फैसेट जॉइंट जो सर्वाइकल के होते हैं ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो सकती है या फिर, ठीक है, या फिर नर्व रूट कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं यदि किसी को विप्लश इंजरी होती है तो। ठीक है, देन उसके बाद हम, ठीक है, यदि हम साइन सिम्टम्स की बात करें, किसी को विप्लश इंजरी में यदि साइन सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले नेक में पेन होगा। ठीक है, देन उसके बाद स्टिफनेस हो सकती है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन हो सकता है या स्पाज्म हो सकता है। ये नेक में हमें देखने को मिल सकता है। न्यूरोलॉजिकल में हमें क्या देखने को मिल सकता है? हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ब्लर विजन हो सकते हैं, टाइटनेस हो सकती है, नमनेस हो सकता है। इन जनरली क्या हो सकता है? फटीग होगी, इरिटेबिलिटी होगी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब रहने लगेगा पेशेंट, और सीवियर केसेस में जॉ पेन हो सकता है, फिर शोल्डर पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशंस इसको हमने ग्रेडिंग दी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी ग्रेडिंग है? ठीक है, यदि हम जीरो ग्रेडिंग की बात करें, सबसे पहले यदि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और ना ही फिजिकल कोई साइन दिखते हैं तो वो जीरो ग्रेडिंग है। ठीक है, अब ग्रेड 1 में क्या होगा? पेशेंट नेक कॉम्प्लिकेशन है, फिर नेक पेन में आएगा, स्टिफनेस दिखेगी, टेंडरनेस दिखेगा और फिजिकल साइन दिखेंगे, तो हमारा ग्रेड 1 होगा। ठीक है, ग्रेड 2 में नेक कॉम्प्लिकेशन है प्लस मस्कुलो स्केलेटल साइन है, जैसे डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन है, टेंडरनेस है, तो ये ग्रेड 2 में आएगा। ठीक है, ग्रेड 3 नेक कॉम्प्लिकेशन प्लस न्यूरोलॉजिकल साइन जैसे डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, वीकनेस, सेंसरी डिफिसिट, तो ये ग्रेड 3 में आएंगे। ठीक है, ग्रेड 4 में क्या आएगा? नेक कॉम्प्लिकेशन है, या तो फ्रैक्चर हो गया या फिर डिसलोकेशन हो गया, तो ये ग्रेड 4 में आएंगे। अब इसको हम फाइंडिंग्स कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फिजिकल डायग्नोस करेंगे, हम पालपेट करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पालपेट करेंगे, टेंडरनेस हमको यहाँ नेक में देखने को मिलेगी, स्पाज्म देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग्स हो गई। देन उसके बाद हम इमेजिंग डायग्नोसिस में हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईटीसी हम करा के देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा मेन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में यदि पेन किसी को ज़्यादा है तो हम उसको एनसेड दे सकते हैं ताकि पेन कम हो सके। ठीक है, देन उसके बाद हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में आ जाएं तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले 0 to 2 वीक के लिए आइस फॉर्मेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो कॉलर ब्रेस है वो देंगे। ठीक है, ताकि नेक स्टेबलाइज रहे और जेंटल रेंज ऑफ मोशन कराते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 वीक्स के बाद हम उससे जो हमने आइस फॉर्मेंटेशन दिया उसको हम अब कन्वर्ट कर देंगे हॉट फॉर्मेंटेशन में, और जेंटल रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कराएंगे, नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता हमारा थर्ड फेज में, मतलब 4 वीक के बाद, 4 वीक के बाद हम क्या करेंगे? जो जेंटल रेंज ऑफ मोशन है उसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, और जो भी टाइटनेस है उसके लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं नेक की, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में जो भी आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है वो हम कराएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में स्कैपुलर एक्सरसाइज या स्कैपुलर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज हम कराएंगे, ट्रापेजियस मसल्स हो गई। ठीक है, और जो हमारी शोल्डर शक्स है वो हम कराएंगे। ठीक है, और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो
ये हमने बात की विप्लश इंजरी की। आई होप ये आपको समझ में आया हो। यदि आपको और कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।